हे गाइस, दिस इज़ निखिल गोयल एंड यू आर वाचिंग सीए विद निखिल। आज हम करेंगे चार्ज अंडर जीएसटी के टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। So without wasting any time, let's start. So first question: State the person liable to pay GST in the following independent cases, provided recipient is located in the taxable territory. तो आपको ये पहचानना है कि इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा या रेसिपिएंट पे करेगा। आपने पढ़ा है दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है, तो सप्लायर की लायबिलिटी होती है फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन रिसिपिएंट चार्ज मैकेनिज्म में यानी आरसीएम में रेसिपिएंट की लायबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे। तो बेसिकली आपको ये पहचानना है कि ये जो केसेस हैं ए बी और सी, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फॉल कर रहे हैं या फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो ए से स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। अगर आपने आरसीएम की लिस्ट पढ़ी होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसमें लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम। तो आरसीएम लग जाएगा इस केस में, और आरसीएम लगेगा तो रिसिपिएंट टैक्स पे करके आएगा। तो रिसिपिएंट कौन है इस केस में? बिजनेस एंटिटी रिसिपिएंट है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रही है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे रिसिपिएंट है और रिवर्स चार्ज में ये लायबल है टैक्स पे करने के लिए। तो ए हो गया। लेट्स स्टार्ट विद बी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए आरसीएम की लिस्ट में क्लियरली बताया है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कराता है तो रिवर्स चार्ज में कंपनी को जीएसटी पे करना होता है। यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, ये देखो बिल्कुल उल्टा केस है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करा रही है इंडिविजुअल को। लेकिन रिवर्स चार्ज कब लगता है? जब इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कराता है कंपनी को। तो यहाँ पर रेसिपिएंट कौन है? इंडिविजुअल यहाँ पे रेसिपिएंट है और कंपनी का है यहाँ पे सप्लायर है। तो क्योंकि कंपनी सप्लायर है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा बल्कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर ही लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, और सप्लायर कौन है यहाँ पर? कंपनी। तो कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। पॉइंट नंबर सी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगेन अगर आपने आरसीएम की लिस्ट ठीक से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ये भी आरसीएम में कवर्ड है। अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देती है, किसको देती है? किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, यानी जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ऐसे किसी पर्सन को अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देती है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करता है अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे कौन लायबल है जीएसटी पे करने के लिए? ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी लायबल है जीएसटी पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये तीनों केसेस हमारे हो गए। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विवेक गोयल, इसका तो नाम मेरे से मैच कर रहा है निखिल गोयल से। विवेक गोयल, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज रिसीव्ड सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख फ्रॉम एक्स ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। हु इज द पर्सन लायबल टू पे इन दिस केस? अब ध्यान से सुनना, तुमको बता रहा हूँ। देखो, डायरेक्टर कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसको क्या मिला? सिटिंग फीस मिली। किसके लिए? बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब देखो, अगर किसी डायरेक्टर को सैलरी के अलावा कोई भी फीस मिलती है, भले ही सिटिंग फीस मिले, प्रोफेशनल फीस मिले, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और डायरेक्टर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी को, कंपनी ने पेमेंट करी। सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? डायरेक्टर। रिसिपिएंट कौन है? कंपनी। तो इस केस में रिसिपिएंट जो कंपनी है वो टैक्स पे करके आती है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसको सिटिंग फीस मिल रही है, यानी बैठने के पैसे मिल रहे हैं बोर्ड मीटिंग में। तो इसका मतलब ये सैलरी तो नहीं है ना? इसका मतलब ये सैलरी नहीं है। और अगर सैलरी नहीं है तो ये क्या है? ये प्रोफेशनल फीस है। ये प्रोफेशनल फीस है। और डायरेक्टर को जब भी कोई प्रोफेशनल फीस मिलती है कंपनी से तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और कंपनी उसमें लायबल होती है जीएसटी पे करने के लिए। तो इस केस में भी ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड जो कि रिसिपिएंट है सर्विसेज की, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करके आएगी। ओके, एक बार फिर से सुन लो। अगर किसी डायरेक्टर को सैलरी के अलावा कोई भी फीस मिलती है तो उस ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है और कंपनी उस पर टैक्स पे करके आती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
तो यहाँ पे डायरेक्टर को क्या मिली है, सिटिंग फीस मिली है, तो यहाँ पे ये प्रोफेशनल फीस मानी जाएगी और कंपनी इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। अगर सैलरी मिली होती तो क्या होता, तो देखो सैलरी जो है, सैलरी किसी भी केस में लायबल नहीं होती अंडर जीएसटी, ना फॉरवर्ड चार्ज लगता है ना रिवर्स चार्ज लगता है। अगर किसी पर्सन को सैलरी मिलती है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ये सैलरी नहीं है, सिटिंग फीस है। बैठने के पैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं भाई, एम्प्लॉय को तो कभी बैठने के पैसे नहीं मिलते, एम्प्लॉय को तो काम करने के पैसे मिलते हैं, तो इसको बैठने के पैसे मिल रहे हैं, यानी कि ये कोई बड़ा आदमी है, प्रोफेशनल फीस मिल रही है इसको। ओके, तो इस पर आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वीई विन क्रिकेट अकेडमी, डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। अगेन स्पॉन्सरशिप वाला केस आ गया, ऊपर भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। स्पॉन्सरशिप के केस में क्या होता है, सुनो, अगर कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है, किसको, अगर कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और स्पॉन्सरशिप सर्विस का रिसिपिएंट उस पर जीएसटी पे करता है। फॉर एग्जांपल, आईपीएल में, आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करता है, आईपीएल को स्पॉन्सर करता है टाटा। आपने देखा होगा टाटा आईपीएल, तो आईपीएल को स्पॉन्सर करता है टाटा। तो यहाँ पे ये बताओ स्पॉन्सरशिप सर्विस दी किसने, तो आईपीएल ने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी किसको, टाटा को, और टाटा ने बदले में क्या दिया, स्पॉन्सरशिप फीस दी, टाटा ने दी फीस। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हुआ यहाँ पे, टाटा का नाम आएगा ना आईपीएल में, तो टाटा को सर्विस मिल रही है, उनका एडवर्टीजमेंट हो गया। और आईपीएल वाले कौन है, यानी बीसीसीआई कौन है, सप्लायर, आईपीएल है सप्लायर और टाटा है रिसिपिएंट। और टाटा क्योंकि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी ये कंपनी है, तो रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस पे टैक्स पे करेगा, यानी टाटा ग्रुप खुद टैक्स पे करके आएगा इस फीस पे जो उसने पे करी है बीसीसीआई को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ, रघु एंड एसोसिएट्स ने स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करी किसको, वीई विन क्रिकेट अकेडमी को। तो वीई विन क्रिकेट अकेडमी ना को, वीई विन क्रिकेट अकेडमी रिसिपिएंट है स्पॉन्सरशिप सर्विस की, लेकिन ना तो ये कंपनी है और ना ही ये पार्टनरशिप फर्म है। तो क्योंकि ना ही ये कंपनी है और ना ही ये फर्म है, तो इसमें आरसीएम तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और रघु एंड एसोसिएट्स यहाँ पे टैक्स पे करके आएंगे। कौन पे करके आएगा, रघु एंड एसोसिएट्स, जो कि सप्लायर है सर्विस का, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगा ही नहीं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुशरत एन एडवोकेट फ्रॉम मैसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी engaged in making taxable supplies located in Maharashtra, having turnover of 50 lakh in the preceding financial year. Who is the person liable to pay tax in this case? ओके, सो ये वही वाला केस है जो तो ये बहुत सिंपल केस है, आरसीएम की लिस्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। तो यहाँ पे सुशरत एक एडवोकेट है, उसने अपनी लीगल सर्विस किसको प्रोवाइड करी, मैसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी को, ठीक है, तो इस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज, और मैसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी इस पे जीएसटी पे करके आएगी अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो कौन लायबल है यहाँ पे जीएसटी पे करने के लिए, ध्यान से देख लो, मैसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे ये तो, कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला कोई पॉइंट नहीं था, जिसने लिस्ट पढ़ी होगी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। तो अगर आरसीएम की लिस्ट पड़ी होगी तो आपको कर पाओगे क्वेश्चन। देखते हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट ने अपने सर्विस सप्लाई करी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब भी कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर क्या लग जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस मिली, इंश्योरेंस एजेंट ने अपनी सर्विस इंश्योरेंस कंपनी को दी, तो रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी, और रिवर्स चार्ज लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी इस पर जीएसटी पे करके आएगी। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। अब ध्यान से सुनो, अगर एक रिकवरी एजेंट रिकवरी की सर्विस देता है किसी बैंकिंग कंपनी को या किसी एनबीएफसी को, ठीक है, फिर से सुनो, कोई रिकवरी एजेंट अपनी रिकवरी की सर्विस देता है बैंकिंग कंपनी को या फिर किसी एनबीएफसी को, तो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी टैक्स पे करके आएगी अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, रिकवरी एजेंट समझते हो ना, बैंक ने किसी को लोन दिया, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो बैंक क्या कहती है, रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करती है और कहती है कि हमारे लिए रिकवरी करके दो। तो रिकवरी एजेंट
पैसे रिकवर करके यानी पैसे वसूली करके बैंक को देता है। तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना ये बैंकिंग कंपनी को। तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन हुआ? रिकवरी एजेंट। रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हुआ? बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी वो जीएसटी पे करती है गवर्नमेंट को। भाई लोग थोड़ी ना जीएसटी पे करते हैं भाई, सरकार भाई लोगों से जीएसटी कैसे कलेक्ट करेगी? लेकिन यहाँ पे आप देखो बैंकिंग कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कार डीलर की। कार डीलर ने एक रिकवरी एजेंट को अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और रिकवरी एजेंट को जीएसटी पे करके आना पड़ेगा। ओके डन। अब आता है पॉइंट सी, सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइड बाय पार्टनरशिप फर्म टू अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। सो सिक्योरिटी सर्विसेज में क्या पॉइंट है, देखो सिक्योरिटी सर्विस अगर कोई भी पर्सन प्रोवाइड कराता है, एनी पर्सन, सिक्योरिटी सर्विस कोई भी पर्सन प्रोवाइड कराता है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस पर क्या लगता है? रिवर्स चार्ज। देख लो एक बार फिर पॉइंट दिखा देता हूँ। तो जीएसटी ऑन सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के कोई भी सप्लायर हो सिक्योरिटी सर्विसेज का, और वो किसको सप्लाई कर रहा हो? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो इस पे लगता है रिवर्स चार्ज, और वो रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करके आता है गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फर्म based in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of taxable product P&Q। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुल्तान एंड सन्स क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है महाराष्ट्र में, और वो क्या है? होलसेलर है। किस चीज़ के होलसेलर हैं? प्रोडक्ट पी के और प्रोडक्ट क्यू के, और ये दोनों ही प्रोडक्ट टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं, यानी जीएसटी इन पे लगता है। लेकिन इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, इस प्रोडक्ट को, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। तो प्रोडक्ट तो टैक्सेबल था, जीएसटी के दायरे में कवर्ड है, जीएसटी उस पर लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को। अब देखते हैं सुल्तान की जो एग्रीगेट टर्नओवर थी पिछले साल, वो थी 130 लाख। द फर्म विशेज टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो इस साल अगर किसी को कंपोजिशन स्कीम लेनी होती है, तो हम पिछले साल का टर्नओवर चेक करते हैं। अगर पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख से ज़्यादा है गुड्स के केस में, तो आप इस साल कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे सुल्तान का टर्नओवर पिछले साल था 130 लाख, यानी 150 लाख से कम था, तो वो इस साल कंपोजिशन स्कीम ले सकता है सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में। ठीक है। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempted goods is not liable for the said scheme. Discuss. अब यहाँ पे अकाउंटेंट ने बीच में पंगा कर दिया। अकाउंटेंट कह रहा है साहब भले ही आपका टर्नओवर 150 लाख से कम था, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई पर्सन एग्जाम गुड्स की सप्लाई करता है तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता। अब आपको बताना है कि ये अकाउंटेंट ठीक कह रहा है या गलत। तो कुछ पॉइंट्स हैं कंपोजिशन स्कीम में, जिसमें से एक पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ठीक है, एज पर प्रोविजंस ये लिखा है जीएसटी एक्ट में कि अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर ये किस चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं? टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है। तो देखो टैक्सेबल गुड्स जिनको एग्जाम्प्ट किया गया है वो अलग होते हैं, और नॉन टैक्सेबल गुड्स अलग होते हैं। नॉन टैक्सेबल गुड्स वो होते हैं जिन पे जीएसटी लग ही नहीं सकता, जैसे कि पेट्रोल, हाई स्पिरिट पेट्रोल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपने लिस्ट पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में। तो ये सारे नॉन टैक्सेबल गुड्स होते हैं, और इनकी सप्लाई अगर आप करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। जैसे कि अगर कोई पर्सन लिकर सेल करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, ये टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और अकाउंटेंट की बात बिल्कुल गलत है। तो यही फ़र्क होता है अकाउंटेंट में और चार्टर्ड अकाउंटेंट में। इसी के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे हो। रियल सिनारियोज में भी आपके साथ यही होगा। आपके क्लाइंट्स होंगे,
जिनके पास अकाउंटेंट्स होंगे, उनके अकाउंटेंट उन्हें उल्टी सीधी ऐसी सलाह दिया करेंगे। फिर आपके क्लाइंट्स आपसे आके पूछेंगे कि अकाउंटेंट ऐसा कह रहा है, सर आप बताइए क्या ऐसा होगा या नहीं। फिर आप एज पर लॉ उन्हें करेक्ट एडवाइस देंगे। इसी बात के आपको मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, a person availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10 in Haryana during a financial year crosses the turnover of 1.5 crore। ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो एक पर्सन था हरियाणा में, उसने इस साल दिसंबर में 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली। कंपोजिशन की स्कीम की जो लिमिट होती है वो 1.5 करोड़ होती है, तो 1.5 करोड़ की लिमिट क्रॉस कर ली। अब आप बताओ, विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर टिल 31 मार्च। क्या बचे हुए जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च के, क्या उन 3 महीनों में वो कंपोजिशन स्कीम को कैरी ऑन कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। जिस दिन आपकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो जाती है, उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहते, आपको रेगुलर स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। सो क्योंकि दिसंबर के मंथ में उसने लिमिट एक्सीड कर दी, तो अब जनवरी फरवरी मार्च के लिए उसको रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, determine whether the supplies in the following cases are eligible for composition levy under subsection 1 and 2 of section 10 provided their turnover in the preceding year does not exceed 1.5 करोड़। तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का था, तो क्या इस साल हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? चेक करते हैं। मोहन एंटरप्राइजेस इज एंगेज्ड इन ओनली इन ट्रेडिंग। ध्यान से देख लो, ये कीवर्ड है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर लो आप भी अपनी बुक में। ट्रेडिंग कर रहे हैं ये किस चीज़ की? पान मसाला की। ये ट्रेडिंग कर रहे हैं किस चीज़ की? पान मसाला की। इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। तो आप बताओ, क्या ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? तो देखो, कंपोजिशन स्कीम में एक पॉइंट आता है जहाँ पे लिखा है कि अगर आप इन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। वो कौन से स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं? पान मसाला, आइसक्रीम, एयरेटेड वाटर्स, रूफिंग टाइल्स और थोड़ी बहुत और प्रोडक्ट्स हैं। तो वो प्रोडक्ट्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो पान मसाला भी उन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में कवर्ड है। लेकिन क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं? ध्यान से देखो, यहाँ तो ट्रेडिंग की बात हो रही है और पॉइंट कहता है कि मैन्युफैक्चरर्स को अलाउड नहीं है कंपोजिशन स्कीम, जो पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, शुभम मैन्युफैक्चरर्स। अब देख लो ध्यान से, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट्स। ये इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। कंपोजिशन स्कीम क्लियरली बताती है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हो, मतलब अपने ही स्टेट में सप्लाई कर सकते हो, दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते। तो इनको शुभम मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, मोहन एंटरप्राइजेस को कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस इन दिल्ली। दिल्ली में इनके 2 ऑफिस हैं और इनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 120 लाख। इट विशेस टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर while continuing paying normal levy for other branch, you are required to advise Subramaniam Enterprises whether he can do so। तो देखो, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमारा बिजनेस है, हमारी 2 ब्रांचेज हैं, 2 रजिस्टर्ड प्लेसेज हैं, मतलब 2 ब्रांचेज हैं, दोनों का टर्नओवर मिला के 120 लाख था पिछले साल। तो क्या इस साल हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन कंपोजिशन स्कीम लोगे तो दोनों ब्रांचेस के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच के लिए कंपोजिशन ले ली, दूसरी के लिए रेगुलर ले ली, ये अलाउड नहीं है। कंपोजिशन मिलती है तो सारी ब्रांचेस के लिए मिलती है, वरना किसी ब्रांच के लिए नहीं मिलती। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम की जो ये इंटेंशन है कि ये एक ब्रांच के लिए रेगुलर लेंगे, दूसरी ब्रांच के लिए कंपोजिशन, ये अलाउड नहीं है। इनको अगर लेनी है तो दोनों ब्रांचेस के लिए रेगुलर लेनी पड़ेगी या दोनों ब्रांचेस के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। यही आपको आंसर में लिख के आना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो गया। अब केवल 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फोकस के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर अजय हैज़ अ रिपेयर सेंटर। रिपेयर सेंटर है, रिपेयर सेंटर का मतलब कि सप्लायर ऑफ सर्विस है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड।
लोकेटेड है राजस्थान में, एंड ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कह रहा है हम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करते, राजस्थान में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, राजस्थान से ही हम सप्लाई करते हैं, राजस्थान के अंदर ही सप्लाई करते हैं। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 45 lakhs। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई पर्सन सप्लायर ऑफ सर्विस है और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो सेक्शन 10(1) और 10(2) में नहीं लेता, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन है। तो सप्लायर ऑफ सर्विस अगर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहे तो उनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ की लिमिट गुड्स के लिए है। सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए जो लिमिट है वो है 75 लाख, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए जो लिमिट है वो है 50 लाख, और इसका टर्नओवर देखो 45 लाख का था, मतलब 50 लाख से कम है, तो ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर रहा, मतलब कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट 2017, एग्जामिन वेदर मिस्टर अजय कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2)। तो नो, 10(1) और 10(2) में नहीं ले सकता। whether he is eligible to avail benefit of composition scheme under section 10(2)(a, yes 10(2)(a) में ले सकता है, क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विस 10(2)(a) में कंपोजिशन स्कीम लेता है, गुड्स वाले 10(1) और 10(2) में लेते हैं। ओके, so considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of total tax payable by him in the current financial year, assuming his aggregate turnover in the current financial year is 35 lakh। तो देखो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, देखो रेट ऑफ टैक्स बता सकता है। देखो 10(2)(a) में जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 6% का, मतलब 3% CGST और 3% SGST। तो 35 लाख पे 3% SGST और 3% CGST आप कैलकुलेट कर लो, उतना टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया इन्होंने, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उसने कुछ आइटम्स मध्य प्रदेश से खरीद लिए रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यानी इंटर स्टेट परचेज कर ली, तो क्या अभी वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? यस, कंपोजिशन स्कीम में परचेज करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इंटर स्टेट परचेज कर सकते हो, इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। तो यस, इंटर स्टेट परचेज करिए तो वो एलिजिबल रहेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। तो आंसर हमारा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स a registered dealer is supplying all types of electronic appliances in the state of कर्नाटक। ये क्या करते हैं, कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सप्लाई करते हैं। इनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल कितना था, 120 लाख था, यानी 150 लाख से कम था। द फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ सच अप्लायंसेज फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या कह रहे हैं, पिछले साल तक तो ये केवल गुड्स बेच रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे पंखा, कूलर, एसी, ये सामान बेच रहे थे। इस साल से ये उसका रिपेयर की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या ये कर सकते हैं, देखते हैं अभी। हमें एग्जामिन करना है वेदर द फर्म कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज द टर्नओवर में इंक्लूड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो आप 10(1) और 10(2) में अगर कंपोजिशन स्कीम लेते हो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो क्या आप साथ साथ थोड़ी बहुत सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो? आंसर इज यस, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसकी कुछ लिमिट होती है। जितनी आपकी पिछले साल टर्नओवर थी उसका 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, उतने अमाउंट की आप सर्विस सप्लाई कर सकते हो करंट ईयर में। जैसे कि इस केस में आप देखो पिछले साल उनका टर्नओवर था 120 लाख का, तो 120 लाख का 10% कितना होता है, 120 लाख का 10% होता है 12 लाख। सो 12 लाख या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, हायर इज 12 लाख। सो 12 लाख की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो करंट फाइनेंशियल ईयर में अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे बताओ क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? तो यस, ये ले सकते हैं, क्योंकि इनका टर्नओवर पिछले साल 150 लाख से कम था, और प्लस इस साल अगर ये 12 लाख रुपए तक की सर्विस सप्लाई करेंगे तो ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। इफ येस, अप टू व्हाट अमाउंट द सर्विसेज कैन बी सप्लाइड। देखो ये क्वेश्चन है, तो हमने पहले इसका आंसर निकाल लिया, अप टू 12 लाख तक की सर्विस सप्लाई कर सकते हैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर में। हमारे 11th के 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए टेस्ट योर नॉलेज के स्टडी मटेरियल के। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ सकता है
तो इन क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लेना। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। हम अगले कुछ दिनों के अंदर हर रोज एक वीडियो अपलोड करेंगे टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चंस की। रोज एक चैप्टर लेंगे, उसके टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।